Guys, today we are going to learn ASO means paper. So first question is two identical mass, two identical size, यानी कि साइज सेम है. वन इज ऑफ लेड जिसका मास 12 kg है. तो सपोज m lead is 12 kg and another is of aluminium. तो मास ऑफ एल्यूमिनियम इतना है. बोथ इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि u की वैल्यू 0 है. ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h1 मान लेते हैं 50 मीटर. When they are at 10 meter above h2 मान लेते हैं. Each of the following quantities will remain same and neglect air resistance. मतलब कि फ्री फॉल हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस 0 है. सो फर्स्ट देखते हैं वेलोसिटी. वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. बट यहाँ पे क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है तो ग्रेविटेशन लगेगा. तो इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो इसलिए वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी. फिर एक्सेलरेशन, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स की वैल्यू ma और यहाँ पे ये वैल्यू g रखी, तो एक्सेलरेशन g के बराबर है और ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये भी चेंज नहीं होगा. और हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन सेम, तो स्पीड एंड एक्सेलरेशन तो सेम रहेगी. फिर नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, तो ये मास पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो चेंज हो जाएगा, आंसर ये नहीं होगा. फिर पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये भी मास पे डिपेंड कर रहा है, तो ये चेंज हो जाएगा. और मोमेंटम mv होता है, ये भी मास पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी चेंज होगा. फिर एक्सेलरेशन एंड काइनेटिक एनर्जी, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. Two long solenoids P and Q have same number of turns, carry the same current. ओके, तो पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब उसके इनसाइड. तो देखो B यानी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, और इसी को हम लोग इसको लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ और आई. तो यहाँ पे दो सोलेनॉइड है P एंड Q. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैरी ये और ये सेम है. तो ये सोलेनॉइड P is twice as length as long as, तो यहाँ पे BP and BQ, तो ये तो सेम ही रहेगा. और मतलब कि सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और E का लेंथ ट्वाइस है ए से, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, ये होगा. नेक्स्ट, सॉरी गाइस, ये कुछ ज़्यादा ही मूव करता है. ओके. If same current is passed through copper wire and iron wire of equal length, then and cross section area भी same है, what is true, यानी L and A सेम है, और कॉपर वायर एंड आयरन वायर बोल दिया है, तो यानी कि मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टिविटी डिफरेंट हो जाएगी. और रेजिस्टिविटी, द हीट प्रोड्यूस इज सेम इन बोथ कॉपर एंड वायर. देखो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है I2RT, तो करंट तो सेम है. और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा रो L/A. ये सेम है, लेकिन रेजिस्टिविटी तो डिफरेंट है ना, और रेजिस्टिविटी आयरन की ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू कॉपर, तो इसीलिए हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन ज़्यादा है,
तो इसीलिए हीट प्रोड्यूस थ्रू आयरन ज़्यादा होगा, तो इसीलिए सेम वाला आंसर तो गलत हो गया। हीट प्रोड्यूस इन कॉपर वायर, ये भी गलत क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन ज़्यादा है। फिर हीट प्रोड्यूस इन आयरन वायर इज मोर देन कॉपर वायर, ये सही होगा। फिर नेक्स्ट, arrange the speed of sound in the following in ascending order at room temperature। तो देखो, जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। बट दोनों में से अगर ज़्यादा बोलेगा तो मोस्टली इलास्टिसिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है। और इन सब में सबसे ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी मेटल की ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो यहाँ पे देख लो मेटल या सॉलिड कौन सा है। तो यहाँ पे हमने क्या पूछा, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि मेटल सॉलिड का ज़्यादा होना चाहिए, तो आंसर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are two statement, one is labeled as assertion and other is reasoning। तो kerosene has higher refractive index, ये बात तो हमारी सही है। बट क्या बोला, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड ऑन इट्स मास डेंसिटी, द ग्रेटर द मास डेंसिटी, ये गलत चीज़ है क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसकी वैल्यू सी एंड वी, यानी कि ये नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट और ये किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, उस पर डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट हमारा असर्शन सही है, रीजनिंग फॉल्स। इस 58 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक फ्यूज वायर है जो टिन से बनाया गया है, मेल्ट व्हेन द करंट एक्सीड 10 एम्पियर, और चेंज शुड बी मेड टू वायर टू सेफली कैरी अ करंट अप टू 30 एम्पियर टू एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। तो पहला है क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर थिकनेस ऑफ वायर को इंक्रीज करना। तो एक प्रीस लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। तो जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा यानी उतना ज़्यादा करंट पास हो पाएगा। तो इसीलिए ये बात तो सही है कि इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्यूज वायर। और ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो फ्यूज वायर होता है वो काफ़ी मोटा होता है, तो इसीलिए क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा, मतलब कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं। तो ये बात सही है। फिर नेक्स्ट, कनेक्टेड इट इन द सीरीज। तो देखो, जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस सीरीज में एज कंपेरिजन टू पैरेलल ज़्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट डेसिपेशन ज़्यादा हो पाएगा। और अगर हीट ज़्यादा डेसिपेट होगा तो वो फ्यूज़ ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा और इस तरीके से हमारा अप्लायंस सेफ रह जाएगा। तो इसीलिए कनेक्टेड इन सीरीज टू द अप्लायंस, तो ये बात भी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस फोर्सेस। तो यानी कि नेट फोर्स ज़ीरो होगा। और रिकॉइलिंग ऑफ अ गन व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड। तो रिकॉइलिंग यानी कि जब हम गन से बुलेट छोड़ते हैं तो हम वापस बैकवर्ड मूव होते हैं, तो ये हमारा एक्शन रिएक्शन, तो ये थर्ड लॉ होना चाहिए। फिर वुडन ब्लॉक पुल्ड इक्वली फ्रॉम बोथ साइड रिमेन्स एट रेस्ट, यानी कि नेट फोर्स ज़ीरो हो गया, इधर से भी फोर्स लग रहा है इधर से भी फोर्स लग रहा है इक्वल, तो ये रेस्ट पे रह गया तो ज़ीरो, तो बैलेंस फोर्सेस। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या होगा, पैसेंजर फॉलिंग बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट मूविंग एट रेस्ट, ये तो लॉ ऑफ इनर्शिया है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट में ही आता है और ये बच गया, तो ये सेकंड में ही होगा वैसे तो। बट देखते हैं, फील्डर पुल his hand gradually while catching a ball, तो इसमें सेकंड लॉ लगेगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, when a sunlight enters a raindrop and the primary rainbow is formed, what sequence of optical phenomena correctly describe? देखो एक मान लो एक रेनड्रॉप है और यहाँ से सनलाइट आ रहा है, तो पहले तो रेन ड्रॉप के अंदर का मीडियम और इधर का मीडियम अलग होगा, तो जब मीडियम चेंज होता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है सनलाइट, तो पहला फिनोमेना तो हमारा रिफ्रैक्शन ही हो जाएगा, तो ए और सी कैंसिल। फिर जब ये अंदर जाएगा तो डिस्पर्स हो जाएगा, तो ये डिस्पर्जन, और फिर अंदर इसका TIR का फिनोमेना होगा, और एट द एंड ये बाहर निकलेगा, तो फिर से मीडियम चेंज तो रिफ्रैक्शन, तो यानी स्टार्टिंग और एंड में तो रिफ्रैक्शन ही होगा, तो हम इससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं डी। फिर बेल मेटल इज मेड अप इज एन अलॉय ऑफ, ये तो याद करने का है, तो टिन, कॉपर एंड टिन से बना होता है। ऐसे भी देखो लेड या निकल से तो बनेगा नहीं, कंफ्यूजन इन दोनों में आएगा, और जिंक भी यूज नहीं करेंगे, और टिन ज़्यादा अच्छा, मतलब ये सारे नॉर्मल चीज काम काज वाली चीज़ों में टिन ही यूज होता है, तो कॉपर एंड टिन ऐसे भी सोच सकते हैं। आयोडीन कैन डिजॉल्व रेडिली, तो आयोडीन ऐसा होता है, यानी कि ये नॉन पोलर होता है आयोडीन, तो ये खुद नॉन पोलर है, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, जस्ट न्यूट्रल, यानी कि नॉन नॉन पोलर होगा, तो हम ऐसा जानते हैं कि सिमिलर लोगों के साथ ही घुलती मिलती है चीज़ें, लेकिन अब देखो वाटर जो है ये हमारा पोलर हो जाता है। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन पोलर होता है, Cl तो ये चारों कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, तो ये नॉन पोलर ये वाला है, तो आंसर में ये हो जाएगा। Which of the following is least stable oxide of chlorine? लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड में ये याद रखना पड़ेगा ऐसे भी, क्योंकि जब क्लोरीन वाला रिएक्शन होता है ऑक्सीजन में ओजोन लेयर में, तो फ्री रेडिकल वाला तो ये ClO3 से ही बनता है, तो इसके पास फ्री रेडिकल होता है, इसीलिए ये लीस्ट स्टेबल होता है। क्वेश्चन 64, नॉट एन एल्कली, यानी कि कौन सा बेस नहीं है, तो ये बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये देख के पता चल रहा है एसिड है, वीक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, इन सब में मोस्ट एसिडिक, यानी कि अगर हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसके बाद कौन ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा, तो सबसे स्टेबल ये ClO4 माइनस होता है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक ये हो जाएगा। Okay guys, next question 66, which of the following is used as anesthetic? तो इथाइल एसीटेट ये लैब वगैरह में इंसेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, और नेल पॉलिश वगैरह में ये होता है, तो ये नहीं होगा। फिर इथाइल अल्कोहल एज अ डिप्रेसेंट या सेडेटिव यूज करते हैं, एनेस्थेटिक के जैसे नहीं, आंसर ईथर हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। फिर नेक्स्ट, आयरन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल में तो मैंगनीज मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग करना है, तो एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड, ये दोनों बेसिक होते हैं, और फॉस्फोरस पेंटा
ऑक्साइड ही एसिडिक हो जाएगा। तो अब 68 का आंसर एक एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। फॉस्फोरस यानी कि बी का 4 की, तो ये इन दोनों में कोई होगा। अब सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में सोडियम ऑक्साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसीलिए डी का थर्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन सी, हार्ड वाटर कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, क्योंकि ये वाटर में से सेपरेट होना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट वाटर में रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड is used in making baking soda. The next question, kufri is a variety of potato, ये याद होना चाहिए। ये टीलोफाइलम फॉसिल विंध्य माउंटेन्स में मिला है। फिर कैथेरेंथस रोजियस, नाम सुन के लगता है कि रोज का नाम है, बट रोज नहीं, ये वो जो प्रिमरोज होता है ना, सदाबहार का फ्लावर, उस वो है, तो उसमें विंसिस ये होता है, विंसिस्टाइन। Xylem vessels help in water conduction, commonly present in, ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है। टेरिडोफाइट में उतना अच्छे से डेवलप नहीं होता है, तो इसीलिए पूरे अच्छे से डेवलपमेंट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में होता है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन स्पाइसेस, तो स्पाइसेस में हम लोग ग्लाइकेन्स यूज करते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज पता होना चाहिए। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ये रुबिस्को होता है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर विथ रेफरेंस टू स्पाइरुलिना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोटीन रिच, अभी स्पाइरुलिना बहुत सारे प्रोटीन रिच सप्लीमेंट में यूज होता है, तो ये प्रोटीन रिच तो होगा। प्रोकैरियोट भी होगा। हेट्रोसिस जिसमें नहीं मिलता है, एस्ट्रोसिस साइनोबैक्टीरिया में मिलता है, तो ये नहीं होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, पहले वन इज लेवल असर्शन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो पहला है कि ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ट्रू है, क्योंकि हम लोगों ने देखा ग्लेशियर सारे मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर हाई हो रहा है। तो रीजन, इट इज रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ CO2, डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीजिंग मीथेन प्रोडक्शन, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो बोथ assertion and reason is true. Arrange the following in correct order. तो इसमें देखो, पहले तो फाइटोप्थेरा है, सेकेंड एग्रिकस यानी मशरूम वगैरह, फिर थर्ड अल्टरनेरिया एंड मॉशेला। तो जो हमारा फाइटोप्थेरा है, ये वाटर मोल्ड होता है, पानी वाले होंगे। फिर मॉशेला आएगा एंड एगेरिकस, ये हमारा बेसिडियोमाइसीटीज में होता है, और ये ऑल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसीटीज में है। ये डायरेक्ट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के। तो इसीलिए सबसे पहले तो टेरिडोफाइट आएगा। तो फर्स्ट देखो कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, और ये दोनों ही टेरिडोफाइटा में आते हैं, तो लेकिन ये ओमाइसीटीज से बिलोंग करता है और ये एस्को से बिलोंग करता है, तो ये पहले आया, ये बाद में, तो इसलिए आंसर फर्स्ट के बाद फोर्थ। ओके, ये वाला हो जाएगा। फिर एगेरिकस एंड ऑल्टरनेरिया, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दे रखा है 12th के। फिर नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करेक्ट आंसर,
तो देखो सबसे पहले तो इथाइलिन देख लो, फ्रूट राइपनिंग, कोई भी इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं डी का। फर्स्ट एंड सेकंड में अब डाउट हो गया है, तो जो ए बी है वो रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एंड एब्सिसिक एसिड जो भी एडवर्स कंडीशन में चीज़ें होती है वो करने में हेल्प करता है। तो जैसे कि लीफ फॉल होना या सीड को प्रोटेक्ट करना, तो सीड डोरमेंसी से एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्ट करेगा, तो सी का फर्स्ट, तो ऑप्शन ए। एन एनिमल दैट रेस्पायर्स बट नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो देखो फिश के पास तो गिल्स होते हैं, फ्रॉग के पास भी होता है। अर्थवर्म उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो इसलिए अर्थवर्म। फिर नेक्स्ट हमारा बेसिकली अर्थवर्म जो है अपनी स्किन से वो करता है रेस्पिरेशन, तो इसके पास कोई पर्टिकुलर फिक्स ऑर्गन नहीं है, तो इसलिए आंसर अर्थवर्म ही होगा। और कॉकरोच में भी स्पाइरिकल्स वगैरह होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज अदर देन माइक्रोस्कोप। तो देखो प्लाज्मोलाइसिस तो नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है ये हम लोग करते हैं ताकि हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ये सब देख सकें। तो आंसर ये क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा, अदर देन माइक्रोस्कोपी। प्लाज्मोलाइसिस हो गया, ऑटो रेडियोग्राफी हो गया, मैसेरेशन हो गया, ये सब हम लोग माइक्रोस्कोप के अंडर ये सारी चीज़ें देखने के लिए करते हैं। तो लेकिन क्रोमेटोग्राफी एक अलग टेक्निक होती है जिसे हम लोग केमिकल मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, तो इसलिए आंसर 82 का डी जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। तो पहला देखो ये तो मेन फंक्शन है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ट्रांसपोर्ट केमिकली मॉडिफाइड मटेरियल कंटेन विद इट सिक्रीट म्यूसिन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये तो न्यू चीज है, याद कर लो, सिक्रीट स्लाइम इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये क्वेश्चन उतना कॉमन नहीं है, किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है तभी होगा, तो जस्ट याद कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस इज फाउंड मोर इन मेल्स देन फीमेल्स। ये स्टेटमेंट तो मेल्स, देखो मेल्स कंटेन द सिंगल अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम, तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। हेटेरोजाइगस फीमेल आर कलर ब्लाइंड, मेल हैविंग अफेक्टेड नहीं। जो हमारा कलर ब्लाइंडनेस है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है, मतलब कि जो एक के पास हो, मतलब एक्स में होगा, दोनों में तभी हो पाएगा, या और जबकि मेल के पास तो एक ही एक्स है, तो इसके अगर एक्स पे ये रिसेसिव एक्स आ गया तो ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा। हेटेरोजाइगस फीमेल और कलर ब्लाइंड नहीं हो भी सकती है, नहीं भी। फिर मेल हैविंग अफेक्टेड वाई क्रोमोसोम से ये आता ही नहीं है प्रॉब्लम। अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम हैज मच हायर एफिनिटी टू वाई क्रोमोसोम। इसका आंसर ये होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। 1 सेकेंड, ये तो रटना ही पड़ेगा कि कौन सा पीरियड पहले आया था। तो पैलियोसीन पहले, मीजोसीन, फिर सीनोसीन, मतलब सीनोजोइक। तो पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, मतलब जो अल्फाबेटिक लेटर है उसका जस्ट उल्टा। आयरन डेफिशिएंसी इन अ फ्रॉग लीड्स टू एक्सेलरेट मेटामॉर्फोसिस नहीं, डेवलपमेंट ऑफ जायंट फ्रॉग नहीं। डेवलपमेंट, देखो पहली बात तो किसी चीज की डेफिशिएंसी हो रही है तो
कुछ भी अच्छा नहीं होगा उसके साथ। तो एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ जायंट फ्रॉग, ये सारी चीजें तो नहीं होंगी। अब ये दोनों में से कुछ खराब हो रहा है तो इनिबिशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस या मिनिएचर फ्रॉग। मिनिएचर, क्योंकि आयोडीन कुछ मेन सप्लीमेंट या मेन चीज नहीं है खाने का कि उससे फ्रॉग छोटा हो जाएगा। ये जस्ट एक थायरोक्सिन को डेवलप करने में हेल्प करता है, मतलब थायरोक्सिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये इनिबिशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस कर देगा। फिर द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दैट हेल्प इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ये भी याद होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर विच नेशनल पार्क इज होम, इसका आंसर दूधवा हो जाएगा। वन हॉर्न राइनोसोरस तो काजीरंगा में मिलता है, बट काजीरंगा है नहीं, तो दूधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। तो देखो, कर्ड में तो लैक्टोबैसिलस होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ऐसे फिर चीज, नाइट्रोबैक्टर नहीं होता है इसमें, एसिटिक एसिड, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि कर्ड में होता है ना ये। तो फिर इथाइल अल्कोहल ईस्ट में होता है, ये सही है।